तो जैसा कि हम लोग पिछले बार में पढ़े थे कि जो एयर पॉल्यूशन मेट्रोलॉजिकल के बारे में, इसमें मैंने बता दिया था कि ये जो है वर्ल्ड वाइड से उठाया गया है और कुछ एग्जांपल देकर के मैं समझाया था। ये ड्राई कूल के बारे में भी मैंने बताया कि किस तरीके से आपका ड्यू पॉइंट और ये वेरिएबल जो है लिए जाते हैं या हो जाते हैं उन जगहों पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सीन है, एक मिनट। तो ये जो कूल ड्राई है, इस तरह का आपको एक इंडेक्स मिलेगा। उन्हीं इंडेक्स के थ्रू जो मैंने बताया था कि जो आपके लास्ट में, ठीक है, बता रहे हैं टेम्परेचर जो घटता बढ़ता है उसी के बारे में मैं ज़रा सा समझा रहा था, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल का पॉइंट मैंने इस पॉइंट तक समझा दिया था कि कैसे बढ़ते गया है और अचानक से कैसे बढ़ गया। 3 कलर कॉम्बिनेशन मैंने बताया था। पहला बताया था ग्रीन, दूसरा बताया था येलो और तीसरा बताया था क्या, रेड। ठीक है, कभी कभी ब्लू भी हाईलाइट कर देते हैं। तो अब इसी में डार्क टू लाइट की तरफ कलर होता है, उसी तरीके से हम लोग शो करते जाते हैं और बनते जाता है। तो एक इंडेक्स बनता है जो डे के वाइज के हिसाब से बनता है। ये देखो, ये डे है तुम्हारा, ये भी डे है, ये भी डे है। ठीक है, डे के हिसाब से बनता जाता है। दूसरा, तुम कितने आवर पे काउंट कर रहे हो ये दिखाता है इंडेक्स। उसके बाद एवरेज, अगर तुम एवरेज देखोगे तो इसके सेंटर पॉइंट से देखोगे तो ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद सीधे बढ़ गया और फिर यहाँ पे सीधे कांस्टेंट से हल्का सा डाउन हुआ, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे डाउन हुआ तेज़ी से, फिर ऐसे जा करके ये हैबिटेबल जोन में आ गया। तो इस तरीके से आपका बनते जाता है, फिर यहाँ से रेस होकर के ऐसे आपका बढ़ गया। तो यही आपको देखना रहता है कि एयर क्वालिटी यानी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना जो है हैबिटेबल है और कितना हैबिटेबल नहीं है। ठीक, और ये जो मैंने बताया था कि जो हम लोग देखते हैं, हम लोग के सिलेबस में क्या है 2.5 और 10 है। तो जब भी ये आएगा आपके पास एग्ज़ाम में, इससे आए या पहले यूनिट से क्वेश्चन आए, तो 2.5 को दिखाइएगा तो ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसी फ्लो चार्ट पे आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बनाना काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा टेम्परेचर पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि टेम्परेचर और हीट में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो देखो, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इन्वर्जन होता है एक डिस्पर्सन होता है। ठीक है, इन्वर्जन और डिस्पर्सन में अंतर क्या होता है? देखो, डिस्पर्सन क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ से क्या है टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ये अगर तुम्हारा अर्थ सरफेस है तो यहाँ बढ़ा फिर घटा। इन्वर्सन में क्या होता है कि घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक उसका उल्टा, जैसे इन्वर्स लगाते हैं ना, तो ठीक इसका उल्टा समझ लो कि किस तरीके से घटना और किस तरीके से बढ़ जाना है। क्लियर है? तो अगर तुम देखोगे तो क्या लिखा हुआ, देखो दो डिस्पर्सन होते हैं, पहला होता है वर्टिकल, ठीक है, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। ये दोनों रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि तुम रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हो। अब जो इसकी बात हम करते हैं कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे कूल हो गया और ये वार्म है, डिस्पर्सन। और मैंने क्या बताया था कि नीचे वार्म रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, कूल रहेगा। तो इन्वर्सन का इसी तरीके से तुम बनाओगे, पहले ठंडा होगा और फिर अचानक से ऐसे जा कर के गर्म होते चला जाएगा। तो ये अपने हिसाब से एक तरीके से बना दिया गया है कि आपको समझाने के तौर पे, और यही होता भी है। और ये गर्म क्यों होता है, जितने भी ये अगर गर्म होता है तो इसके सारे जितने भी सस्पेंडेड गैसेस होती हैं उनके वजह से होता है। तो ये है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन और डिस्पर्सन का कारण, समझ गए? ठीक है, डिस्पर्सन पूछेगा तो क्या होगा तुम्हारा, डिस्पर्सन पूछेगा तो कूल ऊपर रहेगा और वार्म नीचे होगा। अगर इन्वर्सन पूछेगा तो क्या होगा, वार्म ऊपर रहेगा और कूल नीचे रहेगा। यही होता है। इसमें टेम्परेचर देखा जाता है, याद रखना क्या देखा जाता है, टेम्परेचर। क्या नहीं लिया जाता है, हीट। हीट नहीं लिया जाता है, ये ध्यान में रखना है। हीट और टेम्परेचर में मैंने बताया था कि बहुत अंतर होते हैं। तो देखो, इन्वर्जन क्या कहता है, इन्वर्जन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सरप्रेस वर्टिकल डिस्पर्सन ऑफ पॉल्यूशन। देख रहे हो कि ये इम्पॉर्टेंट होता है, वर्टिकल डिस्पर्सन जो है पॉल्यूशन के लिए। ऑफन पॉल्यूशन ट्रैप नियर द सरफेस, यही है। तो
पॉल्यूशन के किसी हद तक काम करता है कि उसको ट्रीटमेंट करता है। बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट कर दिया है, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी बॉडी या मेटल के लिए हीट ट्रीटमेंट और कूल ट्रीटमेंट करते हैं। मेन बात ये होता है कि वो किस को अपना किलो कैलोरी दे रहा है। अगर किसी को भी 180 किलो कैलोरी यानी के कैल दे देते हो, 80 किलो कैलोरी दे देते हो, तो वो वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। और 80 किलो कैलोरी ले लेते हो तो बर्फ के रूप में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ें होती है, यही बादलों में भी घटता है। तो इन चीज़ों को समझ चुके हो, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी इंट्रो का भी पार्ट चल रहा है। टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या है कि देखो, पहला है कि जो एसोसिएट करता है किसको, सिंकिंग एयर को, नोट कर लेना, सिंकिंग एयर को एसोसिएट करता है। दूसरा, ये डे लाइट में जितने भी चीज़ें होती हैं मिक्सिंग करने का काम करता है। ये पॉल्यूशन को, रेटिंग को जरा सा घटाने में भी ये सहायक है। क्लियर? अब इसमें देखो क्या है कि जो ग्राउंड होती है हमारी, वो रात में ठंडी हो जाती है और दिन में गर्म रहती है। देखो होता क्या है कि दिन में सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, वो बाकियों से रिएक्शन करने के बाद क्या करता है कि उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके वजह से सतह हमारा गर्म हो जाता है। क्लियर है? सतह हमारा गर्म हो जाता है। इसी गर्म चीज़ को हटाने के लिए, इसी चीज़ को हटाने के लिए हमारे पास दिन और रात बना है, जो कि इन्वायरमेंट के द्वारा बनाया गया है। रात में क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाली रे उस पर पड़ती नहीं है, तो वो सतह ठंडी हो जाती है। सतह ठंडी होने से क्या, जो फालतू की चीज़ें होती है या जिनको एब्जॉर्ब करना रहता है, वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी चीज़ें उसे रिएक्शन कर देता है। तो ये सारे इसके काम करने के तरीके हैं जो यूज़ होता है। लेकिन होता क्या है, रात के टाइम में जहाँ पे सिटीजनशिप है या टाउनशिप एरिया देखोगे या इंडस्ट्रियल एरिया जोन देखोगे, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इतनी बड़ी रहती है जिसके वजह से रात में उमस होता है, शरीर में या स्किन में चिपचिपाहट सा लगने लगना, स्किन डिजीज होने लगना, कई तरह की बीमारियाँ जो कि पुराना पड़ चुके हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये दिक्कत करता है। क्लियर है? तो अब इसमें होता क्या है अमूमन कि जो टेम्परेचर का इन्वर्जन है, टेम्परेचर का गिर जाना, एक तरीके से समझना, यहाँ पे तापमान गिर रहा है, ऊष्मा का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है ना? तापमान गिर रहा है, किसी भी बॉडी का ऊष्मा से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बाकी की चीज़ें जो अपना है रेट ऑफ रिएक्शन करता रहता है। इसी की वजह से जो होती है हल्की ठंडी हवा चलती है, ठीक है, लंबी रात होती है, फालतू की चीज़ें जो इमिट होती हैं, जो रिलीज़ होती हैं, उसी ओवरनाइट के अंदर जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती रहती हैं। क्वालिटी आपको गुड कर देती है, लेकिन हमारे द्वारा जो है वो चीज़ें। अब इसमें दो केस बनता है, डिस्पर्सन में भी, क्या चीज़ में, डिस्पर्सन में, और किसका, इन्वर्जन में। दो चीज़ें बनता है, एक स्टेबिलिटी होती है और एक अनस्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है ये समझो। ठीक है? देखो इसमें जो लिखा हुआ है पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, वो तुम पढ़ लेना, जाना समझ में आया तो मुझसे पूछना। ठीक है ना? स्टेबिलिटी क्या होती है, अभी आवाज़ आ रहा ना, मुझे नहीं पता, एक तो नेटवर्क भी लो है, दूसरी चीज़ें क्या है कि माइक सही से काम नहीं कर रहा, तो एक बार बता दो, पता चला कि तुम लोग ऐसे ही खड़े हो और मैं बोलते जा रहा हूँ, कुछ समझ में भी ना, सुनाई भी ना दे। आवाज़ आ रही है? हेलो? ठीक है। यस सर। देखो अब यहाँ पे क्या है कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी में अंतर क्या होता है। देखो एक फेस हम जाने किसका, टेम्परेचर और हीट का, ठीक है, मेट्रोलॉजी के अंदर। अब उसमें डिस्पर्सन आ गया, इन्वर्जन आ गया, उसके अंदर दो केस बन रहा है, स्टेबिलिटी का और अनस्टेबिलिटी का। उसके अंदर भी तीन केस बनता है, सिंपल है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव। यानी क्या है, सिंपल याद करो कि जीरो तो इधर प्लस तो इधर माइनस, ये तीन केस बन रहा है। ठीक है? तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना। तो देखो स्टेबिलिटी डिपर्सन या टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब ठहराव, किसी चीज़ का ठहराव। जैसा कि मैंने कल उदाहरण दिया था तुम लोगों को
कि जो हम लकड़ी को जलाते हैं, समझना जरा यहाँ से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी है क्या वहाँ पे, एग्जाम्पल वही है। स्टेबिलिटी, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो देखते हो कि हमारे चारों ओर हमें गर्मी का, ठंडियों के टाइम में गर्मी महसूस होती है। तो लकड़ी के जलने से और गर्मी पैदा होने तक जो वहाँ का वायु है वो हीट को एक दूसरे से इंटरचेंज करता रहता है। मीडियम होता है हमारा एयर, क्लियर है, मीडियम होता है हमारा एयर, ठीक। अब जो लकड़ी से जो धुआं निकल रहा है, क्या वो उसके अंदर हीट है? अगर उसके अंदर हीट है, माना कि अगर उसके अंदर हीट है, तो क्या वो धुएं से हमें गर्मी महसूस हो रहा है या लकड़ी के जलने की तपन से हमें गर्मी महसूस हो रहा है? ये दोनों फैक्टर को समझना होगा। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि धुआं जो उठता है उसकी जो खुद की हीट होती है वो किसी से शेयर नहीं करता है, ठीक है। अगर तुम किसी रूम में धुआं भर दो तो सांस नहीं ले पाओगे, लेकिन धुआं का जो हीट होता है वो शेयर नहीं करेगा, वो उसके मॉलिक्यूल, जो उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो बिखर जाएगा, वो उससे मंजूर है, लेकिन जो उसकी खुद की हीट है वो नहीं शेयर करेगा। तो समझना जरा सा, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। वो गड़बड़ क्या हो रहा है कि जैसा कि पहले यूनिट में तुम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि धुआं जो गाड़ियों से निकल रहा है वो बाहर जा कर के रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहा है कि धुआं जो निकल रहा है वो रिएक्शन ही नहीं करता है, वो अपना खुद का हीट जो है लिया रखा है। तो यहाँ पे समझना जरा सा, तो यहाँ पे रिएक्शन करना ना करना मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैटर केवल हो रहा है तापमान का, उसके ऊष्मा का, यहाँ पे ये बात हो रही है। वो किसी से भी रिएक्शन करने के लिए सक्षम है, लेकिन वो अपने आप को घाटा में करके नहीं करेगा और न ही उसको वो अधिक में जा करके। अब ये है ट्रांसफॉर्मेशन। हमें शुरू से पढ़ते हुए फिजिक्स में भी चले आए हैं कि ऊर्जा को तो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, सिवाय एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम किसी बैटरी से, किसी सेल से किसी चीज़ को चलाते हैं या किसी इन्वर्टर को चलाते हैं, जैसे मान लो कि मैंने पंखे को चला दिया, तो वहाँ पे एनर्जी मीडियम क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था वायर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी में। इतनी बात समझ में आई? मैकेनिकल एनर्जी जो है हमें मिल रहा है, लेकिन सपोज क्या है यहाँ पे, सपोज जो है, जो प्रोस्पेक्टिव है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज हो गया। सेम यही कंडीशन है, अगर कोई तुमसे कहे इसमें क्या जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है क्या वो बहना रुक जाएगा? बहेगा तो नहीं ना, रुकेगा तो नहीं ना, मतलब सॉरी, रुकेगा तो नहीं ना, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा बहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का तो अस्तित्व है, लेकिन क्या वो किसी से वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? ऐसा हो रहा है कि वो तारों से निकल करके ज़मीन पे आ जाए? ऐसा तो है नहीं। तो वो अपने पाथ में ही है, वो अपने में ही कंप्लीट है, उसको इतना पता है कि उसको इसी सिंगल डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, बढ़ते जा रहा है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है वही धुएं के साथ, कि उसका काम है कि अपने आप को वो कंप्लीट है, वो बढ़ते जा रहा है। अब वो किससे वो क्लैश कर रहा है? अब ये है कि यहाँ पे कंजप्शन यानी बिजली की खपत की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि बिजली की खपत आप समझ रहे हो, तो यहाँ पे बिजली की खपत जो हो रही है वो यूनिट में काउंट हो रहा है कि इतना यूनिट खत्म होगा मैकेनिकल एनर्जी में। एक वो पैरामीटर है, यही पैरामीटर जो है जो बता रहा कि इतना खपत हो गया है, इतने इलेक्ट्रॉन का, यही खपत का एक चार्ट तैयार होता है। यही खपत का जो एयर के लिए चार्ट तैयार होता है उसी को एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, कि हवा में जितने तरीके के गैस हैं उन गैसों में से इतने चीज़ों का कंजप्शन हो रहा है और इतने चीज़ों का रिलीज हो रहा है।
सिंपल वे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एकदम इंटर से भी लो वाला, ठीक है ना, कि ताकि तुम पेपर में पूरा अच्छे से लिख करके आओ। तो ये चीज़ें हैं स्टेबिलिटी में। सीधी सी बात यहाँ पे हो गया, दूध को गर्म करने के बाद, दूध को जैसे खौला दिए, खौलाने के बाद भी तपा रहे हो उसको, गैस को बंद कर दोगे तब भी वही देर तक टेम्परेचर रहेगा, यानी उसके अंदर स्थिर तापमांक हो गया। जब किसी बॉडी के अंदर कोई तापमान कंटिन्यूसली बना रहता है तो उस बॉडी का हम कहते क्या है कि ये इस बॉडी का स्थिर तापमांक है। सेम इसी तरीके से धुएं या अन्य किसी गैसों के साथ होता है, उसका स्थिर तापमान वही रहता है। और एक चीज़ें फिर से मैं डाउट जो है तुम लोगों को वो क्लियर कर दूं, तापमान और ऊष्मा में अंतर। देखो तापमान ये होता है कि किसी चीज़ से, जैसे क्या है कि दोनों हथेलियों को रगड़ोगे, ठीक है ना, दोनों हथेलियों को रगड़ोगे तो हाथ गर्म हो जाता है। अब तुम क्या कहोगे कि यहाँ पे तापमान है? नहीं, यहाँ कहोगे कि तुम ऊष्मा है, क्योंकि जितने तेजी से रगड़ोगे उतने तेजी से गर्म होगा, उतने देर तक रहेगा। यहाँ ऊष्मा है। तापमान क्या होता है कि किसी के होने के वजह से वहाँ पे गर्मी बस बनी रहे, किसी भी सीरत में लगातार बनी रहे, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। और किसी कार्य को करने में जो घर्षण से जो उत्पन्न होता है तापमान, उसको ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है ना? एक जो है जो रेडिएशन से गर्म होता है, और एक किसी वर्क एबिलिटी के ऊपर काम करने से, यहाँ पे हाथों को रगड़ने पर ऊष्मा जनरेट हो रहा है। तो क्या तुम कहोगे कि तुम्हारे शरीर का अगर 32 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस जो भी हो, ऊपर नीचे के बीच में अगर सपोज दैट मान लिया, ठीक है, किसी भी बॉडी का है, किसी जानवर का, जैसे किसी जानवर का 32 रहता है, इंसानों का जैसे फ़ारेनहाइट या केल्विन या सेल्सियस में भी जो भी काउंट करते हैं हम, तो अब क्या है कि अगर इंसान का 96 अगर है, ठीक है, मान लो 96 से 98 के बीच में है, तो वो शरीर का उसका तापमान है। शरीर का गर्म हो जाना ये नहीं कहता है कि तुम्हारा शरीर का तापमान बढ़ गया। जैसे फीवर होता है तो उसमें क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी चीज़ें जो तितर बितर हो गई। सेम ऐसे ही ये होती है कि तापमान अलग होता है और ऊष्मा अलग होता है। तो जब तुम काम करोगे तो तुम अपने ही हाथों में नहीं कुछ तो 100 डिग्री सेल्सियस पैदा कर सकते हो अपने हाथों में। तो सोच लो, तो ऊष्मा और तापमान में अंतर के हिसाब से क्या जा रहा है। तो इसमें स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का केस क्या होगा? स्टेबिलिटी का मतलब समझ चुके होंगे जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का वो किसी से रिएक्शन ना करके अपने ही ऊष्मा को लेकर के ऊपर उठना और उठ करके ठंडा हो जाना, ये हो गया स्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी का केस क्या होता है कि जो वर्टिकली ऊपर उठ रहा है वो किसी से भी इंटरचेंज कर ले रहा है। तो अब यहाँ पे बात समझ में आई कि जो गैस है, कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, और कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो सभी से तुरंत तत्काल में रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे अनस्टेबिलिटी के केस के फॉर्म में बताऊं तो मेथनॉल वाला अगर पेट्रोल ले लो या कोई वाइट पेट्रोल ही ले लो, तो किसी चीज़ में अगर खुला छोड़ दो और हवा में तुम अगर तिल्ली जला दोगे उसके ऊपर में, तो वो भी जल जाएगा, बिल्कुल जलेगा। तो गैस है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो यूज़ करते हो, कंप्रेस करके उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है। तो सोचो गैस तो है, तब भी नोजल से निकल रहा है तो गैस हो जा रहा है, बाकी उसके अंदर जो है तुम्हारा क्या है, लिक्विड है। तो कैसा सिस्टम बना हुआ है? तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का केस होता है, किससे रिएक्शन करना, किससे रिएक्शन नहीं करना। तो दो चीज़ें हैं। अब बात जो करते हैं हम पॉजिटिव स्टेबिलिटी, न्यूट्रल स्टेबिलिटी और निगेटिव स्टेबिलिटी। किसी भी चीज़ को हम जानते हैं कि एक पैरामीटर होती है, जो भी काम करती है वो अपने पैरामीटर पे ही काम करता है। तो अगर तुमने कोई स्केल बना दिया कि इसके नीचे नहीं जाना है, बीच में एक कर दिया, कोई भी नाम दे दिया, जैसे मान लो एक्स डाल दिया,
अब इधर तुम कंसिडर करो प्लस का, इधर कर रहे हो कंसिडर माइनस का। और प्लस को जान रहे हो कि अगर ये फ्लो चार्ट है तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और माइनस को कर रहे हो तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे बैलेंस वाला हो गया केस। तो देखो यहाँ पे जितने भी तरह के एसोसिएट गैसेस या सस्पेंडेड गैसेस हैं जो एक दूसरे को डिस्प्लेस्ड कर देते हैं। डिस्प्लेस्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी जगह ले लेना। कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो उसकी जगह, कोई भी सामान है तो वो अपना स्थान गिरता है। तो जब वो अपनी स्थान गिरेगा तो दूसरे को क्या करेगा? प्लेस नहीं, प्लेस मतलब प्लेस्ड का मतलब रख देना, डिस्प्लेस्ड का मतलब वहाँ से हटा देना। ठीक है ना? तो कर क्या रहा है? वहाँ से आपको हटा दे रहा है वो गैस। यही जब ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है तो जितने भी हाई पॉल्यूशन चीज़ें होती है वो हटाते जाता है, उसकी जगह घेरते जाता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और आने वाला टाइम में अम्ल की वर्षा होगी। यानी उस जगह को वो क्या कर दे रहा है? वो डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है। राइट? अब देखो न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल ये होता है कि कोई भी चीज़ बनने से पहले एक अपना वहाँ पे एक पॉइंट, एक मीन पॉइंट छोड़ता है। मॉडरेट वो मीडियम समझना। मॉडरेट कहीं भी तुमको दिखे क्वेश्चन में या कहीं भी तुमको बोलना है तो सामान्य तौर पे, ठीक है, मिडिल। तो देखोगे क्या, तुमको दिखेगा क्या कि कोई भी चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो वहाँ का इनिशियल स्टेज होता है। तो जहाँ से वो काम करना चालू कर रहा है, जैसे मान लो कि ये तुमको दिख रहा है, यहाँ से हमको इस सर्कल पे छूना, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे छू रहा है। अगर हम यहाँ से चलें तो यहाँ से काउंट होगा तो ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से चल रहा है और यहाँ से बढ़ रहा है तो ये इसका न्यूट्रल हो गया। तो यही होता है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको न्यूट्रल कहते हैं। अब जाने के बाद इतने रेटिंग के बाद आगे घटेगा भी, तो घटने का पॉजिटिव में ही घट रहा होगा, घटते घटते निगेटिव में जाएगा तो वो बात अलग है, लेकिन पॉजिटिव बढ़ा तो घटा भी तो यही पॉजिटिव निगेटिव का खेल है। यहाँ पे देखो क्या है लिखा हुआ, मीन दैट द डिस्प्लेस्ड एयर पार्ट्स विथ कंटिन्यू एक्सेलरेट अवे इट्स पोजीशन लो पोल्यूशन। इस तरीके से मेट्रोलॉजी के अंदर आते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अब देख लो। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड वाइड जो पीपीटी है उस पर आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको कि जो पेपर प्लूम है, प्लूम के बारे में मैं बताऊंगा ना तो तुम्हें मतलब समझ लो कि तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा फिर। ठीक है ना? प्लम के बारे में जब जानोगे तो देखो स्टेबल के केस में क्या है समझना। यहाँ पे स्टेबल क्या है, ये देखो ये चल रही है, ये सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, ये सब स्टेबल का है। ये देखो यहाँ पे ये सब स्टेबल है, उतना नहीं जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये धुआं जो उठ रहा है किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है? तो ये अनस्टेबल के केस में आ रहा है। ठीक है? कहीं ना कहीं इंपीरियल इम्पैक्ट देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है। यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव का। ठीक है? एपीएम के बारे में भी मैंने बताया था, आगे इसका फ्लो चार्ट भी दे दूंगा एपीएम का। ठीक है? तो देखो यहाँ पे निगेटिव क्या है, अगर इस सबका मैंने बताया था, इसमें तुमको इन्फ्लुएंस डायग्राम बनाना होगा किसी घाटी का या किसी भी चीज़ का। तो चिमनी से जो भी निकल रहा है आग वो इस तरीके से तुम्हें दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। देखो टेम्परेचर साउंड, देखो क्या है, इन्वर्जन, स्टेबिलिटी एंड मिक्सिंग, कैसे मिक्स हो रहा है। जरा सा चार्ट को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं धीरे 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 धीरे। इन सब के फुल फॉर्म मैंने नहीं बताऊंगा तुम्हें, CBL, NBL और RL का आने वाले अगले में वो तुमको बताऊंगा कि फुल फॉर्म तुम्हारा क्या है। और वैसे चार्ट में तो तुमको शो हो ही जाएगा, लेकिन मतलब कहाँ से है इसका वो आगे मैं समझाऊंगा। देखो जो टेम्परेचर की जो साउंडिंग होती है, ठीक है ना? अब कहोगे सर टेम्परेचर की कैसे साउंडिंग होती है? भाई अगर वो वेव है तो होनी ही होनी है, वो बात अलग है कि तुम पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो। तो देखो क्या है कि रात के टाइम में, दिन के टाइम में कैसा होता है। तो जो RL होता है, RL का मतलब होता है रिड्यूस रेजिडुअल लेवल होता है। लेवल होता है या लेयर कह लो, ठीक है ना? रेजिडुअल लेयर हो गया। दूसरा CBL होता है कन्वेक्टिव बाउंड्री लेयर होता है। और जो होता है नॉकटर्नल बाउंड्री लेयर होता है, NBL। अब होता क्या है कि किस तरीके से मिक्स होता है। तापमान देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर को दिखा रहा है कि मिक्स हो रहा है। मतलब मिक्स होने का मतलब यहाँ पे ये है, जैसा कि तुम लोगों को पता होगा
मैंने एक बात बोला था लेकिन किसी ने मुझसे सवाल उस टाइम नहीं किया। मैंने ये कहा था कि जब ठंडी हवा गर्म हवा आपस में मिलती है या टकराती है तो जो साइकिल पीरियड होता है तो वहीं पे क्लाउड का निर्माण होता है। और मैंने बताया था कि क्लाउड का भी कई टाइप होते हैं और किस किस तरीके से क्लाउड होते हैं और कितने मतलब दुर्लभ बादल होते हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उदाहरण भी कुछ दिया था लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सर अगर वो क्लाउड भारी है और एक हल्का है तो उसका अलग अलग हाइट होगा, तो वो मिल कैसे रहा? वो मिल यहाँ से रहा है जैसा कि तुम देख रहे हो। तो एक हाइजेनिक होता है और एक अनहाइजेनिक होता है, ठीक है। इन्वर्जन ब्रेक होता है, जहाँ से भी इन्वर्जन ब्रेक हो रहा है उसका एक ब्रेक पॉइंट होता है। ठंडी हवाओं का, गर्म हवाओं का, दिन के टाइम का, रात के टाइम का, भोर के टाइम का, सारी चीज़ों का इस तरह से होता है। एक मिनट। हाँ सर, क्लास ले रहे हैं, बताइए। ठीक है सर। तो हाँ, कहाँ थे? तो यहाँ पे आपका जो है, जो टेम्परेचर आपस में जो मिलता है, जो उनका समावेश होता है, मैंने एक चीज़ बताया था, ध्यान से समझना। हीट को एक से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप इंटरचेंज हो जाते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन तापमान को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या है, जब ठंडी बादल और गरम मतलब ठंडी हवा गर्म हवा जब मिलती है, जो साइकिल होता है, तो ये जैसे यहाँ से मिल रहा है, ये उठ रहा है, तो यहीं पे साइकिल होगा, तो जब होगा तो अलग गैस बनेगा, अलग फॉर्म करेगा, ठीक है। कुछ हो सकता है पार्टिकुलर्स मैटर भी एब्जॉर्ब कर लिए जाए इनके द्वारा, जो कि आगे के लिए बहुत ही अनहेल्दी होता है। तो यहाँ पे देखो वीक होगा और एक स्ट्रांग होगा। वीक में क्या होता है कि ये जो ऊपर की चीज़ें देख रहे हो ये कम होगा इस वाले चार्ट में। हाइट अगर मान लो कोई भी एक हाइट है तो तुम उसको डिसाइड कर दो, तो जो वीक वाला होगा तो वो कम होगा और दूसरा वाला जो है आपका वो अधिक होता है। तो देखो यहाँ से जरा सा समझना है, ये इसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम के रिजल्ट के ऊपर कितना वहाँ का धुआं उठ रहा है और नॉर्मल हमारे उस एरिया का जो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो है कैसे, तो समझना जरा। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर रहता है 46-47 और दिल्ली में 49-51 तक पहुँच जाता है। कैसे बदल गया, समझ में आ रहा ना? कैसे बदल गया वहाँ का टेम्परेचर भाई? सूरज से तो निकलने वाली इंटेंसिटी जो रे है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो कांस्टेंट है। फिर कैसे वहाँ का तापमान बढ़ गया और यहाँ पे तापमान अलग है? तो अब तुम जो मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि अनइक्वल हीट पड़ता है इस वजह से, भैया तो वो एक अलग चीज़ होती है और यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे समझना कि ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। जहाँ डाउटफुल हो एक एक करके मुझे फ़ोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बाकी चीज़ें बता दूंगा। तो इन चीज़ों का जो है टेम्परेचर का खेल, ये चीज़ समझ आया। रट्टू तोता तो कोई भी बन जाएगा, रट्टू तोता बनना नहीं है, ठीक है ना, समझना है, समझोगे तभी कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे। तो कहने को क्या है कि इस जब भी ये बात होगा मेट्रोलॉजी का तो टेम्परेचर के बारे में बात होगा, उसके टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में बात होगा, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के बारे में होगा, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल के बारे में बात होगा, मिक्सिंग के बारे में बात होगा, रेट ऑफ रेशियो के बारे में बात होगा, इंडेक्स के बारे में बात होगा, प्राइमरी टेंट के बारे में बात होगा, ठीक है, रेसिडुअल एयर के बारे में होगा, सीबीएल के बारे में बात होगा, एमबीएल के बारे में बात होगा। तो ये बस ब्रेकआउट अभी मैंने किया है, इसके बारे में मैं तुमको बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। वीक और स्ट्रांग अपने दिमाग में भरे रहना, ठीक है ना। इन्वर्जन का देखो, इन्वर्जन का ही ये पढ़ रहे हो, ध्यान समझना। ये जो दिख रहा है तुम्हें चार्ट, वो डायग्राम, वो इन्वर्जन का है, यानी टेम्परेचर का उस टाइम का है जब टेम्परेचर नीचे क्या हो, ठंडा हो, और ऊपर क्या हो, गर्म हो। ये उस टाइम का है ये टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि नीचे गर्म है ऊपर ठंडा है, क्योंकि ये जो बना हुआ है इन्वर्जन का है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। और जो पीले कलर का हाईलाइट किया गया है वो ये दिखाया गया है
कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो याद रखना वर्टिकल और हॉरिजेंटल भी इसमें तुमको शो करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर को ज़रा सा कुछ देर के लिए भूल जाए तो अगर हम ध्यान दें जो 2003 का और 1998 का जो इनका सर्वे था पीपीबी में, ठीक है ना, सर्वे जो हुआ था देखो 120 और 152 था। 8 घंटे में जो मैक्सिमम ये था और जो एवरेज लिया गया वो ये लिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसकी एक स्केल होती है, ठीक है। देखो लिख दिया ना हॉरिजेंटल डिस्पर्सन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यही है कि ये ट्रांसपोर्ट जो है किस तरीके से विंड को अफेक्ट कर रही है और क्या हम यूज़ कर रहे हैं। तो आज के में तो इतना ही है, ठीक है।